हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में अपन ने जो हाइड्रोकार्बन था उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या थे? जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट थे उसको अपन ने क्या बोला था? हाइड्रोकार्बन बोला था। उसके बाद हमने एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी देखा था। इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स देखी थी, अपने समवृत श्रृंखला देखी थी और विवृत श्रृंखला वाला अपन ने देखा था। चक्रीय और अचक्रीय कुछ यौगिकों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं और आज अपन जो उनके नोमेनक्लेचर जो है, कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके नामकरण की जो पद्धति है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अपन आज बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए आइए अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। अपन चर्चा करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक तत्वों की नामकरण पद्धति। अपन डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। क्या होता है नोमेनक्लेचर और नाम लिखते वक्त हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और किस किस तरीके से अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। मैं यौगिक को नाम की जरूरी क्यों पड़ी? नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई? यौगिक तो हमारे बहुत हैं, कंपाउंड्स बहुत हैं, तो उनकी पहचान के लिए। किस लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए नोमेनक्लेचर यूज हुआ। नोमेनक्लेचर किस लिए अपन ने बनाया? नामकरण किस लिए बनाया? उनकी पहचान के लिए। इसमें अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति, फिर अपन पढ़ेंगे ये होता है ट्राइबल सिस्टम, फिर अपन पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति मतलब डिराइव्ड सिस्टम, और अंत में अपन पढ़ेंगे जो आज के दिन चल रहा है IUPAC नामकरण पद्धति, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारी यूनियन है, इसने जो आज के दिन रूल बना रखे हैं नोमेनक्लेचर के नामकरण के, वो अपन लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले अपन ट्राइबल एंड डिराइव्ड सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ट्राइबल सिस्टम की बात करते हैं, रूढ़ पद्धति की बात करते हैं। अपन बात करते हैं ट्राइबल सिस्टम। बोले तो रूढ़ पद्धति, इसकी अपन बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है ट्राइबल सिस्टम, रूढ़ पद्धति क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। कार्बनिक युक्त तत्व होता है, कार्बनिक तत्व का नामकरण उसके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर मतलब क्या हुआ, कोई भी अपना क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो उसके नेचुरल सोर्स के बेसिस पे, कि उसका नेचुरल सोर्स क्या है उसके बेसिस पे, या फिर उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे अपन उनका नाम लिखते हैं। वो कौन सी पद्धति थी?
रूढ़ पद्धति थी और क्या था, ट्राइबल सिस्टम था। ट्राइबल सिस्टम में अपन उसके जो कंपाउंड का नेचुरल सोर्स था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेचुरल सोर्स था उसको और उसके कैरेक्टर्स को देखकर अपन नाम लिखते थे। वो कौन सा, जो वो पद्धति कौन सी थी, रूढ़ पद्धति थी, ट्राइबल सिस्टम था। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनको देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि ट्राइबल सिस्टम में मतलब रूढ़ पद्धति में अपन कैसे नाम लिखते थे, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अपन इसके कुछ एक दो एग्जांपल की बात करते हैं। तो CH4 जिसे आज के दिन अपन क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, इसको रूढ़ पद्धति में मार्स गैस कहा जाता था। जो अपना CH4 है मेथेन, जिसे अपन आज के दिन मेथेन कहते हैं, उसे रूढ़ पद्धति में मार्स गैस कहा जाता था। तो ऐसे ही सारे जितने भी कार्बनिक तत्व हैं, यौगिक हैं, उन सब का उनके नेचुरल सोर्स और कैरेक्टर्स के बेसिस पे पहले नामकरण किया जाता था ट्राइबल सिस्टम के अंदर। बाकी आप सारणी में देख लेना। इसके बाद अपन दूसरा बात करते हैं, जो ट्राइबल सिस्टम है, जो अपना ट्राइबल सिस्टम है, रूढ़ पद्धति है, उसमें जो असाखित कंपाउंड जो होते थे, असाखित यौगिक जो होते थे, मतलब जो अनब्रांच्ड कंपाउंड जितने भी थे, उनको उनके नाम से पहले एन लगाया जाता था। एन कंपाउंड मतलब पहले एन लिखते थे और फिर यौगिक का नाम लिखते थे। जैसे बात करें अपन, मान लो ये क्या है, पेंटेन है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाता था, एन पेंटेन। एन पेंटेन इसका नाम लिखा जाता था। असाखित जो भी था उसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाता था ट्राइबल सिस्टम के अंदर, रूढ़ पद्धति के अंदर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है आइसो ग्रुप कौन सा होता है। आइसो ग्रुप कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था। ये ग्रुप कौन सा होता है, आइसो ग्रुप होता है। एक मैंने आपको नियो ग्रुप बताया था, ये आइसो, एक मैंने आपको नियो बताया था। ये कौन सा होता है, नियो ग्रुप होता है। ये अपनी बातें हो रखी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है कि जो रूढ़ सिस्टम था उसमें प्राकृतिक सोर्स और उसके गुणों के आधार पर उसका नामकरण किया जाता था। और जो असाखित यौगिक होते थे, अनब्रांच्ड कंपाउंड जो भी था, उनके नाम से पहले अपन एन लगाते थे। एन कंपाउंड, एन करके उसका एलिमेंट का नाम लिखते थे। ये क्या था, अपना रूढ़ सिस्टम था। अब अपन बात करते हैं जो अपना व्युत्पन्न पद्धति थी। क्या था अपना जो डिराइव्ड सिस्टम था, उसकी अपन बात करते हैं कि डिराइव्ड सिस्टम में नाम लिखने के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी होती थी, वो अपन चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता था कि कोई कंपाउंड है, उसके कंपाउंड के सबसे छोटे से छोटे, मतलब छोटे छोटे यौगिक, छोटे मतलब एक कंपाउंड को अलग अलग ब्रेक करके नाम लिखने की कोशिश की जाती थी। इसमें मतलब कंपाउंड है, इसके सरल यौगिकों में इसको व्युत्पन्न किया जाता था। सरल यौगिकों में इसका व्युत्पन्न किया जाता था, इसको सरल यौगिकों में बांटा जाता था। उस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता था। मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या फिर लिख लेना कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को उसके का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण उसके सरल यौगिकों में व्युत्पन्न के आधार पर किया जाता था। मतलब कोई भी कंपाउंड है, उसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती थी, सिंपलेस्ट कंपाउंड होते थे, उसमें उसका व्युत्पन्न करके, डिफ्रेंशिएट करके नामकरण किए जाने की जो पद्धति थी, वो कौन सी थी, व्युत्पन्न पद्धति थी, डिराइव्ड सिस्टम था।
इसकी भी मैं आपको सारणी दे रहा हूँ, बोर्ड पे आप स्क्रीन पे सारणी देख सकते हो। इसमें भी जो हमें जो तत्व हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता था वो अपन देख सकते हैं। अपन इसके एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया CH4 क्या होता है, मेथेन। एक मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा। तो इसका नामकरण के लिए जो अपना ड्राइव्ड सिस्टम था, व्युत्पन्न था, इसमें क्या हुआ, सबसे छोटी यूनिट हमें क्या दिखी, मेथेन दिखा। मेथेन कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो इसमें जो नाम लिखा जाता था वो क्या लिखा जाता था, ट्राई मैथिल मेथेन, ट्राई मेथिल मेथेन, ऐसे करके जो नाम लिखे जाते थे वो कौन सी पद्धति में लिखे जाते थे, ड्राइव्ड सिस्टम में लिखे जाते थे, जो व्युत्पन्न पद्धति है उसके अंदर लिखे जाते थे। सबसे छोटी यूनिट हमने क्या देखी, मेथेन। सबसे छोटी यूनिट मेथेन थी, तो हमने क्या किया, मेथेन का काउंट किया कि इसमें कितने मेथेन आ रहे हैं, इसमें 3 मेथेन आ रहे थे, तो यहाँ पे 3 के लिए ट्राई लिखा, ट्राई मेथिल मेथेन। ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाकी एग्जांपल्स भी आप सारणी से देख लेना। ये कौन सा था, अपना ड्राइव्ड सिस्टम था, व्युत्पन्न पद्धति थी। ये क्या थे, दोनों पुराने से टाइम में यूज किए जाते थे, और जो आज के टाइम में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब पूरे विश्व की एक संगठन बना हुआ है, एक क्या बना रखा है हमने, IUPAC एक क्या संगठन बना रखा है। वही क्या करता है, जो अपने जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके नोमेनक्लेचर डिसाइड करता है। और ये क्या होता है, पूरे हर जगह एक्सेप्टेबल है, इसको सबको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल टू ऑल, मतलब सब इसको मानते हैं। IUPAC ने जो नाम लिख दिया वही क्या है, सर्वमान्य है, आज के दिन इसी का प्रचलन है। तो आइए अपन देखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर में अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं नाम लिखने के लिए। हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन है, उसका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणु जो है, इस अणु में जो कार्बन के परमाणु कितने हैं, कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या है, उसके आधार पर क्या लिखते हैं अपन, प्रीफिक्स लिखते हैं। अपन क्या लिखते हैं, पूर्व लगन लिखा जाता है। पूर्व लगन मतलब नाम के स्टार्टिंग में अपन शब्द लिखते हैं, वो किसके आधार पर लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारा कोई कार्बनिक यौगिक है, जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन के जो परमाणुओं की संख्या होगी, कार्बन के परमाणुओं की संख्या होगी, वो अपन क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, पूर्व लगन यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आप लिख लेना कि हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। अणु में जो भी कार्बनिक यौगिक था उसके अणु में उपस्थित बंध, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अनुलगन बोले तो सफिक्स लिखा जाता है। जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें क्या होंगे, उसके अपन अणु देख लेंगे, उसके मोल्स देख लेंगे, उसके एक अणु में कितने बंध हैं, उसके बंध के आधार पर अपन क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे, अनुलगन लिखेंगे। यह बात भी हो गई।
कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स कहाँ आता है, नाम के पहले, और अपन जो अणु में जो बंध है बॉन्ड के आधार पर अपन क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। अनुलग्न लिखेंगे, वो कहाँ आता है, नाम के पीछे आता है, बाद में आता है। अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स भी आ गया अपने पास, मतलब पूर्व लगन आ गया, प्लस अपने पास क्या आ गया, सफिक्स आ गया, अनुलग्न आ गया। इन दोनों को जोड़कर अपन क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, अपन उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो प्रीफिक्स अपन क्या क्या लिखते हैं, जो पूर्व लगन है प्रीफिक्स है वो अपन क्या क्या लिखते हैं उनकी अपन बात करते हैं। कार्बन परमाणु के जो संख्या थी उसके आधार पर अपन प्रीफिक्स लिख रहे थे। अगर कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 10 तक अपन को याद कर लेते हैं क्या क्या नाम लिखे जाते हैं। इसके लिए अपन लिखेंगे मैथ, इसके लिए अपन लिखेंगे एथ, इसके लिए अपन लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, इसके लिए लिखेंगे पेंट, इसके लिए अपन लिखेंगे हेक्स, इसके लिए अपन लिखेंगे हेप्ट। 7 आ गए तो अपन क्या लिखेंगे, हेप्ट, और इसके लिए अपन लिखेंगे ऑक्ट। 9 के लिए अपन लिखेंगे नॉन, और 10 के लिए अपन लिखेंगे डेक। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर 1 है तो हम लिखेंगे मैथ, 2 है तो लिखेंगे एथ, अगर कार्बन 3 है तो प्रोप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 है तो पेंट लिखेंगे, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट लिखना है, 8 है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, 9 है तो नॉन लिखेंगे और 10 है तो डेक लिखेंगे। ये अपन क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स लिख दिया, प्रीफिक्स के बाद हमें क्या, प्रीफिक्स लिख दिया, सफिक्स भी चाहिए होगा, मतलब अनुलग्न की भी हमें जरूरी पड़ेगी। तो अनुलग्न अपन क्या क्या लिखेंगे उनकी बात करते हैं। हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे, अनुलग्न हम जो यूज करेंगे उनकी अपन बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड आएगा, एकल बंध आएगा। एकल बंध वाला क्या होता है, एल्केन होता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मैंने आपको बता रखा है एल्केन होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एन। अगर द्विबंध हुआ, मतलब क्या हुआ, एल्कीन हुआ, डबल बॉन्ड अगर होगा कंपाउंड में, अगर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। उसके लिए हम लिखेंगे इन। और अगर त्रिबंध आ गया, कंपाउंड के अंदर क्या आ गया, त्रिबंध आ गया, तो हम लिखेंगे एल्काइन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, एल्काइन लिखेंगे, एल्काइन लिखेंगे। इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे, अनुलग्न यूज करेंगे, वो यूज करेंगे आइन। ये अपने 3 सफिक्स हमें याद रखने हैं कि अगर एकल बंध आ गया तो अपन लिखेंगे एन, द्विबंध होगा तो अपन लिखेंगे इन, और अगर त्रिबंध होगा तो अपन लिखेंगे आइन। ये बातें अपनी किसकी हो गई, सफिक्स की हो गई, अनुलग्न की हो गई। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति कौन सी थी, ट्राइबल सिस्टम था अपना। ट्राइबल सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो भी क्या थे, प्राकृतिक स्रोत थे, कार्बनिक यौगिक के जो प्राकृतिक स्रोत थे और जो उसके गुण थे, उसके आधार पर अपन नामकरण कर रहे थे। वो कौन सी पद्धति में कर रहे थे, रूढ़ पद्धति में कर रहे थे। मैंने आपको एग्जाम्पल मार्स गैस का बताया और मैंने आपको सारणी भी दी थी कि आप सारणी वाले याद कर लेना। उसके बाद हमने बात की थी व्युत्पन्न पद्धति की। व्युत्पन्न पद्धति मतलब डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे अपन। मैंने आपको जैसे वो ट्राई मिथाइल मेथेन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था और सारणी भी दी थी आपको। ट्राई मिथाइल मेथेन में क्या हो रहा था, एक कोई कंपाउंड था कुछ इस प्रकार से,
इसके अंदर क्या थे, 3 मिथाइल ग्रुप थे, 3 मिथाइल थे, तो अपन ने क्या लिखा, ट्राई मेथिल। 3 के लिए क्या लिख रहे हैं अपन, ट्राई लिख रहे हैं, और लास्ट में मेथेन लिख दिया। इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सरल यौगिक का उपयोग किया। ये कौन से में कर रहे थे अपन, ड्राइड में यूज कर रहे थे, व्युत्पन्न में यूज कर रहे थे। इसके बाद बात आई IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, उसके अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर चलता है आज के दिन, उसकी अपन ने चर्चा की। उसके लिए क्या हुआ कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो आएगा तो क्या, हाइड्रोकार्बन में आएगा। उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसके अणुओं में उसके अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने एटम्स हैं, उसके नंबर को अपन ने क्या लिया, पूर्व लगन लिया, प्रीफिक्स लिया। और जो सफिक्स लिया वो क्या लिया हमने, अणु में बंध के जो आधार पर जितने भी बॉन्ड होंगे हमारे, उसके आधार पर हमने क्या लिखा, सफिक्स लिखा। कार्बन के C1 से C10 तक हमें जो प्रीफिक्स यूज करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। एकल बंध के लिए हमने क्या नाम यूज किया है, एन। डबल बंध, द्विबंध के लिए हमने क्या किया है, इन। और त्रिबंध के लिए हमने क्या यूज किया है, आइन। ये बातें अपनी आज के लेक्चर में हो गई। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन एल्केन का नामकरण करना पड़ेंगे। अपन एल्केन के नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। पहले अपन एल्केन का पढ़ेंगे, फिर एल्केन, फिर एल्काइन, 1 बाय 1 तीनों डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।